हेलो दोस्तों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस ही आपको कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सेशन को पीरियोडिक से रिलेटेड, और इससे आगे पीछे जो बॉन्डिंग से पार्ट रिलेट होता है और जितने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और साथ में एफ ब्लॉक की भी इसमें चर्चा करी जाएगी। हर एक तरीके के ब्लॉक के क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ट्राई हाइड्राइड्स दिए हुए हैं आपको, और ये सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। और लाइन से जब आप देखोगे ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, NH3, और लाइन से अगर देखोगे उसके बाद PH3, फिर उसके बाद ASH3 और SBH3। इन सभी को जब आप देखोगे डाउन द ग्रुप मूव करने पे हाइड्राइड्स जो है नीचे आने पर इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर घट जाता है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने लगती है, और ये फिक्स ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप। किसी भी एलिमेंट की थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की स्पेशली घट जाती है, और ये जो NH3 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलता है, इसलिए स्टेबल कंपाउंड होता है। तो डाउन द ग्रुप ये थर्मल स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज होती हुई नजर आती है। ये ऑर्डर रहेगा। और पूछा हुआ था कि मोस्ट थर्मल स्टेबल कौन होगा, तो NH3 मोस्ट थर्मली स्टेबल, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये है सोडियम और F-, सोडियम और फ्लोराइड आयन, इन दोनों की रेडियस का आपको ऑर्डर पूछा हुआ है। इसमें बोला कि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो साइज दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर होने चाहिए, लेकिन इसमें आयोनिक जो है, जो एनायन होता है उसका साइज लार्जर होता है। तो बट आयोनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 0.691 टाइम्स। तो इसका रेडियस का इसमें डेटा दिया है कि रेडियस जो है वो सोडियम पॉजिटिव आयन की बराबर है 0.691 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन। और इसके अलावा सम भी दिया हुआ है रेडियस ऑफ सोडियम और फ्लोराइड आयन दोनों की रेडियस का। तो इस डेटा को उठाएंगे, और फिर लास्ट में पूछा है कि आयोनिक रेडियस फ्लोराइड आयन की कितनी होगी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या करूं, दिया हुआ है आपको टोटल रेडियस ऑफ सोडियम आयन और रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन का सम गिवन है 231 पिकोमीटर, 231 पिकोमीटर, और रेडियस ऑफ सोडियम आयन बराबर है 0.691 रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड इज इक्वल टू 231। अब ये 1.691 रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन बराबर 231, और इसी से ही रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन बराबर हो जाएगी 231 डिवाइडेड बाय 1.691। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू लगभग निकल के आएगी 136 पॉइंट समथिंग, 0.6 आएगी शायद पिकोमीटर्स। ये इसका नॉर्मल आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, ये इसका आंसर हो जाएगा 136 पिकोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शंस में आपको ए ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर है वो यही आपका देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये है लैंथेनॉइड आयन से रिलेटेड, यानी कि एफ ब्लॉक से आपको पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्राई पॉजिटिव आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में लैंथेनॉइड आयन से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट में बोला है कि जितने भी लैंथेनॉइड आयंस होते हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टार्ट करें अगर लैंथेनम +3 से, फिर आता है सीरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, फिर प्रोमेथियम +3 एंड सो ऑन। जब आप मूव करते हो YB+3 और ल्यूटेशियम +3, तो नीचे आते आते जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो जो s इलेक्ट्रॉन होता है, 6s के इलेक्ट्रॉन और 5d1 का इलेक्ट्रॉन, ये 2-3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो चुके होते हैं। तो लैंथेनम +3 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, सीरियम में +1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद F2 एंड सो ऑन। ये लास्ट के दो एलिमेंट्स हैं, इसमें F13 और ये F14, ये पूरा का पूरा देखने को मिलता है। तो बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये बीच में
जितने F1 से लेकर F13 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये पैरामैग्नेटिक होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लास्ट में ये F14 है, ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज फुली फिल्ड। तो पूरी की पूरी F सब सेल जो है वो पूरी फिल हो जाती है और ये डायामैग्नेटिक होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। और इसी तरीके से फर्स्ट वाला, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं प्रेजेंट है। अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक ही देखने के लिए मिलता है। ऑप्शंस में स्टेटमेंट देखो, ऑल M+3 आयंस आर पैरामैग्नेटिक, नहीं, सारे नहीं होते, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑल एक्सेप्ट लेंथेनम +3 और ल्यूटेशियम +3 आर पैरामैग्नेटिक, वही हमने देखा, पहला लेंथेनम +3, लास्ट वाला ल्यूटेशियम +3, यही दोनों डायामैग्नेटिक हैं, रेस्ट ऑल आर पैरामैग्नेटिक, यही स्टेटमेंट सही होगा। ओनली लेंथेनम +3 इज पैरामैग्नेटिक, वो तो डायामैग्नेटिक है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल आर डायामैग्नेटिक, ये भी गलत हो जाएगा। UKPSC लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन है ये 2020 का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ऐसे ही एग्जामिनेशंस के अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे एग्जाम, कोई भी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर करोगे, हर स्टेट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें विच एलिमेंट वॉज असाइंड ग्रुप 3A इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बट इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इन द 18 ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंप्लीट बात हो रही है कि इसमें ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट रखा जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी। उस टेबल में जो 3rd A में ग्रुप था, कौन सा ग्रुप 13 में आता है। तो अगर आपको इनमें से नहीं भी समझ में आ रहा हो तो ये बात याद रखो, ग्रुप 13 जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो आपको पता ही है पूरी। तो ग्रुप 13 जो स्टार्ट होता है वो बोरॉन वाला फैमिली होती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, बस इतने ही एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 में। इसके अलावा जब कॉपर की बात करें तो ये कॉपर होता है ग्रुप नंबर 10 का, ये वाला, सॉरी ग्रुप नंबर 10 नहीं, ये ग्रुप नंबर 11 का होता है। जिंक होता है ग्रुप नंबर 12 का। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, ये रहा ग्रुप नंबर 13 का, ये रहा ग्रुप नंबर 13 का। और टिन की बात करें तो ये टिन होता है कार्बन फैमिली का, तो मतलब ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको 3rd A के ना भी पता हो, वैसे तो 3rd A में ये सारे एलिमेंट्स भी आते हैं और कुछ पीरियोडिक टेबल में जो D ब्लॉक के हैं वो भी इसमें लाई करते हैं, लेकिन ना भी पता हो तो भी आप इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि ये सारे के सारे 14, 12, 11, लेकिन 13 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है एल्यूमिनियम, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शंस में डायमंड है, ग्रेफाइट है, ओजोन है और सिलिका जेल। डायमंड कार्बन का होता है एक एलोट्रॉप, डायमंड जो है, डायमंड ये एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो एक एलिमेंट ही है, ये कार्बन है, सिंपली एलिमेंट है। सिमिलरली ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट जब ज्यादा टाइम तक उसको हीट कर दो, विथ टाइम वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट। अब अगला देखो, ये देखते हैं नेक्स्ट, ओजोन दिया हुआ है, ओजोन, ओजोन यानी कि O3। O3 ऐसे देखने में कंपाउंड लगता है लेकिन ये एक ऑक्सीजन की फॉर्म ही होती है, तो दिस इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑक्सीजन ही होता है, एक तरीके से इसको एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं। लेकिन जो लास्ट में सिलिका गिवन है, लास्ट में ये जो सिलिका गिवन है ये SiO2 होती है, ये कंपाउंड होता है, दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज नॉट अ एलिमेंट। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो एलिमेंट नहीं है, यही पूछा हुआ था, और एलिमेंट सिलिका नहीं है। नेक्स्ट, अब इसमें है यूरेनियम कौन से मेंबर का, मतलब यूरेनियम जो है कौन सी सीरीज का मेंबर है। यूरेनियम की बात करी जाए वैसे ये F ब्लॉक का होता है, अब F ब्लॉक में भी लेंथेनॉइड सीरीज का होगा या एक्टिनाइड सीरीज का। तो लेंथेन यूरेनियम जो है ये होता है एक्टिनाइड सीरीज का। वैसे एक काम करते हैं, जितने भी लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
अगर हम लेंथेनाइट सीरीज की बात करें तो ये लेंथेनम सबसे पहला एलिमेंट होता है, लेंथेनम। उसके बाद सीरियम, प्रोमेथियम, एनडी, पीएम, एस एसेमेरियम, ईयू, जीडी, गैडोलिनियम। उसके बाद टीबी, डीवाई, ये हो गए 14 एलिमेंट्स। ये हो गई, यहाँ से स्टार्ट होती है। लेंथेनम इनका लीडर होता है, इसी वजह से इसे लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। इसे लेंथेनाइट सीरीज कहा जाता है। उसके बाद एक्टिनम से स्टार्ट होती है एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज, लेकिन ये एलिमेंट जिसे सीरियम से स्टार्ट होंगे, फिर एक्टिनाइट के बाद कौन से उसके सारे एलिमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम जो है एक्टिनाइट सीरीज का ही एलिमेंट। उसके बाद थोरियम आता है। ये वाला लास्ट होता है लॉरेंशियम, इसका लास्ट एलिमेंट। और इसमें यूरेनियम, ये आप देख सकते हैं, दिस इज यूरेनियम। और यही पूछा था कि कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, तो ये एक्टिनाइट सीरीज का एलिमेंट है। और कोई भी सीरीज, ये एलिमेंट जो है सीरियम से और थोरियम से स्टार्ट होंगे। ये 14 एलिमेंट्स, अगर आप एक्टिनम को भी काउंट करोगे तो फिर ओवरऑल 15 एलिमेंट्स हो जाते हैं। सिमिलरली लेंथेनॉइड को भी आप काउंट नहीं करते हो इन द लेंथेनॉइड सीरीज, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट काउंट किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें फिर से आपको लेंथेनाइट सीरीज का ही क्वेश्चन गिवन है। इसमें पूछा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस बताइए। तो इसके सारे एलिमेंट्स को एक काम करते हैं, लाइन से आयोनिक रेडियस का अगर ट्रेंड देखा जाए तो लेंथेनम +3, सीरियम +3, पूरे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, पूरे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। फिर गैडोलिनियम मिडिल एलिमेंट, ये सारे आयोनिक रेडियस वाले हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर होता क्या है कि आपके पास मास नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर सॉरी बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इंक्रीज होंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का इंक्रीज होता जाता है, जैसे यूजुअल हर एक ग्रुप में होगा, हर एक पीरियड में होगा। इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने पे बाहर वाली जो शेल है उसमें न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स फील होगा, जिसकी वजह से शेल श्रिंक हो जाएगी और साइज लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज करने लगता है, साइज डिक्रीज करने लगता है। तो ओवरऑल ट्रेंड ये लास्ट में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये आयोनिक रेडियस हर जगह घटती चली जाएगी। लेकिन अगर ये आयोनिक रेडियस की जगह मेटेलिक रेडियस पूछा होता तब थोड़ा ऑर्डर में चेंज होता। ये तो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड था, ये तो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड था। अगर इसी में ही ये पूछ लेता मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस पूछ लेता, उस केस में क्या करते हैं कि यहाँ से जो एक्सेप्शनल ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्शनल कहाँ कहाँ आता है कि ये जो यूरेपियम है और ये जो टर्बियम है, इन दोनों की एक्सेप्शनली हाई मेटेलिक रेडियाई देखने को मिलती है। तो ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा ईयू सबसे पहले, उसके बाद इटर्बियम, ये दोनों एक्सेप्शनली हाई होंगे, फिर बाद में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स लाई करेंगे। फिर ऐसे सो ऑन मूव करते करते यहाँ पे ई आर और फिर टी एम, और ये वाई भी तो पहले आ ही चुका है, और लास्ट में ये आपके पास ल्यूटेशियम आ जाएगा। ये मेटेलिक रेडियस का ट्रेंड होता है, इसमें एक्सेप्शन सिर्फ यूरोपियम और ये इटर्बियम के लिए ही देखने को मिलेगा, ये एक्सेप्शनल ट्रेंड होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आपको पूछ सकता है बिल्कुल। तो ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट ट्रेंड होगा आयोनिक रेडियस का, लेंथेनम, सीरियम और ये एनडी और वाई बी इटर्बियम, यही फर्स्ट ही करेक्ट ट्रेंड है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में अब कैल्शियम विथ द हेलाइट्स ऑफ कैल्शियम्स आर अरेंज्ड, इसको अरेंज किया जाए इन द ऑर्डर, आपको यहाँ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या ट्रेंड आएगा। सारे के सारे अगर हम लाइन से लिख लें, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaBr2 एंड CaI2, तो अब होगा क्या, डाउन द ग्रुप मूव करने पे आप देख रहे हैं कि आयोडाइड आयन ही चेंज हो रहा है, कैल्शियम +2 कॉमन है, कैल्शियम +2 हर जगह कॉमन ही देखने को मिलेगा, लेकिन आयोडाइड आयन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से नीचे आने पर अगर फजान्स रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज ऑफ एनायन, बिकॉज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली आयोनिक नेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और कोवेलेंट नेचर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाई करते हैं, जिसकी वजह से लैटिस वीक हो जाएगा, लैटिस वीक होगा तो मेल्ट करना उसे आसान हो जाता है। तो अब नीचे आने पे अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल डिक्रीज, तो नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा होगा, और पूछा हुआ था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो CaF2 फिर CaCl2 CaBr2 और CaI2, यही ए ऑर्डर इसका करेक्ट हो जाएगा, ये ए ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे CaBr2 कर लीजिए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ही इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें हेलाइट्स ऑफ सिल्वर दिए हैं और इनमें से लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। अब लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी का भी फैक्टर अगर निकालें तो कोवेलेंट नेचर से, या फिर इसको एक और कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, दोनों को ही देख लेते हैं। सिल्वर फ्लोराइड, सबसे पहले सिल्वर फ्लोराइड, फिर सिल्वर क्लोराइड AgCl AgBr और AgI। अब सिल्वर तो जो भी एलिमेंट है वो कॉमन है यहाँ पे, और जितने भी बगल वाले एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ यहाँ चेंज हो रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो नीचे आने पर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो नीचे आने पे ये कंपाउंड स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये कंपाउंड जो लास्ट वाला है ये लेटिस इसमें अच्छा फॉर्म होगा, ये लेटिस इसका अच्छा फॉर्म होगा, तो ये अब सबसे लेस सॉल्यूबल होता है, नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसको दूसरे कंसेप्ट से कौन से समझ सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल से भी आप समझ सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल भी जिसे आपने सुना होगा, HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, इसके अकॉर्डिंग हार्ड अगर हार्ड आइटम के साथ बॉन्डेड है तो वो स्ट्रांग होगा, सॉफ्ट अगर सॉफ्ट के साथ बॉन्डेड है तो वो स्ट्रांग होगा। क्या हमने बात करी, हार्ड वाला हार्ड के साथ होगा, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ बॉन्डेड होगा, तो ये स्टेबल होंगे, और कोई भी कंपाउंड स्टेबल होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती, वो स्टेबल है नहीं टूटेगा आसानी से, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब यहाँ पे इनमें देखिए सिल्वर जो होता है, सिल्वर लार्ज साइज का है और ये सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, और फ्लोराइड आयन ये हार्ड होते हैं। देखो हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हार्ड कोई भी एटम जो है जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हार्ड होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और चार्ज डेंसिटी भी आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और ये सॉफ्टनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और सिल्वर लार्ज साइज का है तो ये सॉफ्ट होता है, नीचे आने पर आयोडाइड का साइज बढ़ जाता है तो ये वाला भी सॉफ्ट की तरह ही बिहेव करता है, सिल्वर तो है ही सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस की वजह से होता क्या है, ये आपस में स्टेबल होते हैं,
स्टेबल होते हैं तो ये सॉल्युबल कम होंगे, तो नीचे आने पर सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड जो है वो घट जाता है। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड घट जाएगा तो ऑप्शंस में आपको जो लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी दिखाए, ये एटम पूछा हुआ था, तो लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी होगी सिल्वर आयोडाइड की, और सबसे ज्यादा सॉल्युबल सिल्वर फ्लोराइड होगा। तो लीस्ट पूछी है, लीस्ट होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब इनमें से सिंपल मॉलिक्यूल विथ लो पोटेंशियल बैरियर टू इन्वर्जन। तो पोटेंशियल बैरियर टू इन्वर्जन, आपने वॉल्डेन इन्वर्जन की कहानियां सुनी ही होंगी। वॉल्डेन इन्वर्जन जो कि हम अमोनिया के केस में पढ़ते हैं। सारे ऑप्शंस अगर देखो, ए ऑप्शन HCl लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें क्या ही इन्वर्जन करवाओगे। सिमिलरली बी ऑप्शन में OCS, तो ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल ही है ओपन करके लिखने पे। सी ऑप्शन में HCN, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मॉलिक्यूल। और जो लास्ट में डी ऑप्शन गिवन है दैट इज NH3, और NH3 एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और एक तरीके से शेप इसका पिरामिडल होगा, और इसमें इन्वर्जन होता है। किसका इन्वर्जन होगा, ये एक आप कह सकते हो उसमें वॉल्डेन इन्वर्जन कहा जाता है। वॉल्डेन इन्वर्जन भी इसे कहा जाता है। होता किस तरीके से है ये जो नीचे वाले आयन एटम्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, और ये इसका शेप जो है ये अम्ब्रेला की तरह जो है ये चेंज हो जाएगा, और ये एटम्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, और धीरे धीरे बीच में ये लोन पेयर इस तरीके से आ जाएंगे। इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होती है, एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म होती है जिसमें ये सारे एटम्स एक प्लेन में आ जाते हैं, जिसमें ये सारे एटम्स एक प्लेन में आ जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से भी आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके का भी आपको शेप देखने को मिलेगा, और इसको ही वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। ये इजीली हो जाता है बिकॉज अमोनिया के केस में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इजीली हो जाएगा। वही पूछा था लोवेस्ट पोटेंशियल बैरियर, तो ये हो जाएगा अमोनिया वाला ऑप्शन। अगला केस देखते हैं। अगला केस है, अब मॉलिक्यूल अगर कोई MX3 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है और बोला है कि उसमें जीरो डाइपोल मूवमेंट है, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल किस तरीके से उसमें अरेंज होंगे मेटल के अराउंड। तो सिग्मा अगर MX3 मॉलिक्यूल है दैट मीन्स साइड एटम्स उसमें सिर्फ 3 है, तो अगर वो लीनियरली ऐसा उसमें कुछ बनाओ कि वो जीरो डाइपोल मूवमेंट दिखाए, तो ये सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर के केस में ही पॉसिबल होता है। अगर MX3 मॉलिक्यूल है और ये जीरो डाइपोल मूवमेंट दिखाए, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर वे में अरेंज्ड हो, तो पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, सारे डायरेक्शन में इक्वली बॉन्ड डायरेक्शन होती है, तो वो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब MX X और ये X, तो इन सभी में विल बी यूज्ड बाय M एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 21। एटॉमिक नंबर चाहे कोई भी हो, ग्रेटर देन 21 हो चाहे लेस देन 21 हो, तो भी ये एटम्स जो हैं अगर ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो जो साइड एटम है इसकी तरफ डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट, और एक ऊपर की तरफ डायपोल मूवमेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, और ये ऊपर और नीचे वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वली, तो ये डायपोल मूवमेंट बराबर 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से पूछा है कि ये जो सिस्टम है कैसा सेट हो सकता है, तो ये जो सेट बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर सिर्फ बन सकता है जब स्टीरिक नंबर 3 हो, स्टीरिक नंबर 3 हो, और स्टीरिक नंबर 3 वाला केस होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्टीरिक नंबर का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, लोन पेयर तो होना ही नहीं चाहिए अदरवाइज डायपोल मूवमेंट कभी 0 नहीं आएगा, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की नीड होती है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये डायपोल मूवमेंट 0 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, अब यहाँ पे जितने भी HCl HBr HCl जितने भी एसिड्स मॉलिक्यूल हैं इनको इनके डायपोल मूवमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लाइन से अगर मॉलिक्यूल्स देखते हैं HF HCl HBr और HI, डाउन द ग्रुप मूव करने पर होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और फ्लोरीन सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ये जनरल ट्रेंड है पूरी पीरियोडिक टेबल में। आप कहीं पर भी जाएंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये जनरल पीरियोडिक ट्रेंड है। तो अब नीचे आने पर हाइड्रोजन तो देखो फिक्स्ड है, डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगा, क्लोरीन में ये थोड़ा और कम हो जाएगा, ब्रोमीन में और कम, आयोडीन में और कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे घटेगी इसका डायपोल मूवमेंट भी नीचे आने पर घटता चला जाएगा, डायपोल मूवमेंट नीचे आने पर घटता चला जाएगा। अब ऑप्शंस में ये आपको सीधा सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना था, तो सबसे हाईएस्ट पहले रखना होगा, HF फिर HCl फिर HBr और फिर HI, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, अब ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू, ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो क्या रीजन है कॉम्प्लेक्सेस बनाने का? एक तो इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और इसके अलावा स्मॉल साइज, यस छोटे होते हैं ये, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे चार्ज कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट रीजन। एवोल्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल, तो बिल्कुल ये भी ठीक बात है। लार्ज आयोनिक चार्ज, चार्ज बढ़ जाएगा बिकॉज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे रीजन करेक्ट हैं फॉर डी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ऑल आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखो, अब आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व किसमें होंगे, पोलर में, नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक में, या फिर किसमें सॉल्युबल होंगे? देखो आयोनिक जो होते हैं वो पोलर होते हैं, आयोनिक कंपाउंड पोलर कंपाउंड है, जैसे NaCl हो गया, Na पॉजिटिव Cl माइनस तरीके के पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट, पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर में सॉल्युबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है, जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, ये फिक्स प्रॉपर्टी है। अब ये जब आयोनिक कंपाउंड पोलर है तो ये प्रेफर करेंगे डिसॉल्व होना आयोनिक में ही, तो ये डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ये डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये नॉन पोलर, नॉन एक्वस मतलब कि जिसमें वाटर ना हो तो वो भी नहीं होगा, और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ओनली, तो ये सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यूकेपीएससी लेक्चरार में पूछा हुआ है, और पीरियोडिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आप देखते ही टिक कर दो, क्योंकि जो पीजीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम आपको कम मिलता है। एक क्वेश्चन में आप हार्डली कुछ सेकेंड्स ही दे सकते हो, कंप्लीट 1 मिनट भी नहीं दे सकते, तो बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि आप 5 सेकेंड में ही देखते हो उसको आंसर कर दो। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, और फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता ही है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ऑर्डर में अरेंज करना हो तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, सोडियम और कार्बन की बात करें तो कार्बन और सोडियम बहुत ज्यादा पहले लाई करता है, तो जब हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सॉरी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तब उस केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो सोडियम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एलिमेंट है, तो इसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, और ये ऑर्डर होगा कार्बन और ये सोडियम, ऐसा कुछ ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब पता होना चाहिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब इसमें क्या होता है कि यूजुअली जब हेलोजन्स का कंपैरिजन करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये लगता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जितनी ज़्यादा होगी, एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स खुद को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो होनी तो चाहिए फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि साइज जो है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, जिसकी वजह से फ्लोरीन होता है छोटे साइज का और इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन्स लेना होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा फ्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्लोरीन से थोड़ी सी कम हो जाती है और क्लोरीन की ज्यादा निकल के आती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखते हैं तो क्लोरीन हाईएस्ट आता है, फिर फ्लोरीन, लेकिन बाकी एलिमेंट्स उतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं होते तो वो फिर बाद में ही लाई करते हैं। सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन में ही ये एक्सेप्शनल ट्रेंड देखने को मिलता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शंस में देखोगे फ्लोरीन नहीं आएगा, क्लोरीन पहले आएगा, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, अमंग द फॉलोइंग विच स्पीशीज हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एफिनिटी है, प्रोटॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, प्रोटॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। और प्रोटॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो होती है ये एक बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई बेस जो होता है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ये बेसिक स्ट्रेंथ होती है। ये एक तरीके से आप इसे बेसिक स्ट्रेंथ से भी समझ सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ से भी इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आयोडीन है, ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज अगर करते हैं, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो इसमें कम होती है तो ये प्रोटॉन को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब बाकी ये जो जितने भी आपको कंपाउंड्स गिवन हैं, तो अगर हम ये NH2 माइनस F माइनस और HS, ये HS माइनस, ये ऑक्सीजन फैमिली का हो गया। अब इन सभी की अगर टेंडेंसी देखी जाए तो लेफ्ट टू राइट जब किसी ग्रुप में मूव करते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो ये इसका ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसी के कंपैरिजन में अगर हम CH2 को रखते तो ये इससे भी ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ CH2 की बात नहीं हो रही। और इसी तरीके से नीचे आने पर भी ये बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये बढ़ती है, लेकिन ये डायगोनली आ रहा है और इसी वजह से NH2 जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोटॉन एफिनिटी दिखाएगा। प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा NH2 की हो जाएगी और इसका साइज भी ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन को उतना अच्छा अट्रैक्ट नहीं करता। तो सबसे ज्यादा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रेंथ रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने देखी थी कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की। अभी ही हमने देखा, ये यूपी TGT में फिर से पूछा हुआ था, क्लोरीन की, फ्लोरीन की और ब्रोमीन की और आयोडीन की, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है। इसके अलावा किसी और ग्रुप से पूछ लिया जाए अगर ऑक्सीजन फैमिली से, तो उसमें भी यही बात आती है, सल्फर ऑक्सीजन से जीत जाएगा, वही सेम रीजन साइज का फैक्टर आ जाता है। उसके बाद फिर सिलूरियम और टेलूरियम, यही उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। ये सेम उसका ऑर्डर जब दूसरे ऑक्सीजन फैमिली में जाओगे यही ऑर्डर आएगा। अगला देखिए, हाँ अब ये अच्छा क्वेश्चन आया है, इसमें आपके पास है कुछ 3 स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, कोड्स गिवन है, कोड्स गिवन है। तो ऑप्शंस में देखिए कौन सा करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जनरल ट्रेंड ही होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें पूछा था क्लोरीन की ज्यादा है, बिल्कुल क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से। अब देखिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, दिस इज नथिंग जस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी के ऑर्डर को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सिंपली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वही आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का,
ये पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखो तो 2p3 होगा, इसमें 2p4 होगा। इन जनरल क्या होता है, जैसे इसके पहले एलिमेंट्स भी देख लो, अगर कार्बन और बोरॉन, तो इन जनरल क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में ज्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ये जनरल ट्रेंड होता है। तो यहाँ तो ये फॉलो होगा, ये तो इधर ट्रेंड फॉलो होगा, लेकिन इन दोनों के केस में जब आप देखते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी वजह से ये इफेक्ट सिर्फ जस्ट बगल वाले एलिमेंट तक ही होल्ड करता है। तो ओवरऑल जब हम इसमें ट्रेंड देखते हैं तो नाइट्रोजन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन और बोरॉन, और लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन तब भी रहेगा, क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ बगल वाले एलिमेंट तक ही काउंट होता है। तो ओवरऑल यहाँ बोला था कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा जो कि कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब देखो अगला, इसके बाद अगला देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। ये हमने अभी 2 बार देख लिया है कि क्लोरीन की यस ज़्यादा होती है साइज की वजह से। तो इसमें ए और सी सही है, बी इनकरेक्ट है। ऑप्शंस देखो, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, बट बी इज रॉन्ग, तो बी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फॉस्फोरस। तो इसमें वही ट्रेंड के बेसिस पे ही अरेंज करेंगे। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के हैं, सॉरी एक ही पीरियड के, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हो गए, और फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही। तो लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। और इसके ऑर्डर को जब अरेंज करोगे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नीचे आने पे घट रही है, तो ये आने में नीचे आने पे घट जाएगी, तो यही इसका पूरा का पूरा ट्रेंड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये ट्रेंड हो जाएगा ओवरऑल। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और लास्ट में होगा लास्ट में हो जाएगा फॉस्फोरस, लास्ट में हो जाएगा फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन अ कैटायन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल आयन। तो इसमें जब कैटायन बनता है न्यूट्रल आयन से तो साइज में क्या चेंजेस होंगे। साइज के चेंजेस, जैसे कोई भी मान लो न्यूट्रल एटम है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और एक कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो कभी भी इस तरीके के सिस्टम में क्या होता है, जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दैट मीन्स साइज घट जाएगा। तो जब ऐसा केस होगा, मान लीजिए सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बनाएगा, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, यहाँ से यहाँ जाने पर साइज डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया होता उस केस में साइज बढ़ जाता। ऑप्शंस में देखेंगे तो साइज रिमेन सेम, नहीं, साइज डिक्रीज हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अब यूपी टीजीटी का ही, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पता है। अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, वैसे ही जैसे हमने बोला नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और मतलब वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ये सीजियम ही जो ऐसा एलिमेंट होता है, इसके बाद जो फ्रांसियम एलिमेंट आता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसी वजह से उसको काउंट नहीं करते। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव,
और नीचे आने पर ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड घट रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, तो इसके आगे वाले जितने एलिमेंट्स आएंगे वो सारे बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम ही नजर आएगा। इसके नीचे जो फ्रांसियम आता है दैट इज रेडियो एक्टिव, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऑप्शंस में देखेंगे तो सीजियम इसका सी ऑप्शन में गिवन। अगला, अब कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर कैसे बिहेव करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल सोप क्या होता है, ये एक सोडियम कार्बोक्सिलेट काइंड ऑफ आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। कोलोइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं कि वाटर के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव आयन कोई आके अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब सोप का सॉल्यूशन बनता है तो जो आर वाली चेन होती है उसमें जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, ये आयन सोप के ऊपर जाके, सोप सॉल्यूशन के ऊपर जाके ऐसे कोलॉइड्स की सरफेस पे लाई कर जाते हैं, तो नेगेटिव आयंस उस पर अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा बहुत मेन ग्रुप का पार्ट आ चुका है, जिसमें पूछा हुआ है ऑर्थोसिलिकेट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्थोसिलिकेट्स सबसे बेसिक ही होते हैं। ऑर्थोसिलिकेट्स जिसको कहा जाता है नीजो भी कहा जाता है, इनका साइंटिफिक नेम। अब ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4 माइनस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए SiO माइनस टेट्राहेड्रली, ये सारे ऑक्सीजन माइनस के साइज के अरेंज रहते हैं, ये टेट्राहेड्रल यूनिट में अरेंज रहेंगे। ऐसा कुछ आपको ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। और इसमें एक Z की वैल्यू भी डिफाइंड होती है, दैट इज 0। और Z मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स। तो Z क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड बिटवीन टेट्राहेड्रल यूनिट्स। अब देखेंगे तो SiO4 ये रहा इसका करेक्ट आंसर, और जो SiO2 है ये होता है 3D वाला सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल होती है। तो ये लास्टली टेक्टोसिलिकेट कहलाते हैं। अब इनमें से बाकी तो कोई भी लाई नहीं करेगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब पूछा है कि कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जितने भी ये एलिमेंट हैं, सिलिकॉन सबसे पहले देखो, ये सारे के सारे कार्बन फैमिली के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn। तो कार्बन में जो वैलेंस, जैसे ग्रुप नंबर 14 है, ये ग्रुप नंबर 14 का होता है। तो कार्बन में जो स्टार्टिंग सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट में कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, नो वैकेंट डी। और बाकी नीचे आने पे वैकेंट डी आर प्रेजेंट, वैकेंट डी आर प्रेजेंट। और वैकेंट डी प्रेजेंट होने का मतलब क्या कि ये जितने एलिमेंट्स हैं, अपना जो नॉर्मल इनका कोवेलेंसी है ये एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से देयरफॉर they can expand their covalency beyond 4, क्योंकि कार्बन जो है वो 14 ग्रुप का होता है और इसमें मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन काउंट ही 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स ये बना सकता है। लेकिन बाकी सब में डी ऑर्बिटल्स आने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ ऑप्शंस में जब आप देखते हैं तो सिलिकॉन में Cl6 ये 6 एटम्स को होल्ड कर सकता है, लेकिन कार्बन 6 एटम्स को होल्ड नहीं कर सकता, ये सिर्फ CCl4 ही बना सकता है। CCl6 यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा। तो यही पूछा था कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सी ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी जर्मेनियम F6 और SnL6 जो है, SnCl6, ये सारे एग्जिस्ट कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ से पूछा हुआ है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट CFSC वैल्यू मैक्सिमम कौन से लीगेंड के लिए होगी। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन का।
थोड़ा सा टॉपिक उससे भी मिक्स कर दिया गया है। तो अगर हम CFSE एक लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो इन सभी एटम्स में से साइनाइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले होते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले होते हैं, लास्ट में हेलाइड्स आते हैं। ये कुछ ऑर्डर हो जाएगा इनकी स्ट्रेंथ का, और मोस्ट कौन सा है? मोस्ट साइनाइड है डी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन में अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए इनमें से कौन सा कैटायन इनिशिएट करता है, तो ये थोड़ा बहुत एलिमेंट्स की एप्लीकेशंस की बातें में बात करी गई है कि कौन से एलिमेंट यूजुअली जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो कैल्शियम है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, बाकी सारे इसमें नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इनमें से कौन सा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें प्रेजेंट हो। तो अब सी अगर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे ना तो ऐसे ही सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में ICl2 माइनस है और दूसरा Cl2O है। देखो कैसे एलिमिनेट करना है। अब क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन ऑलमोस्ट क्या 2 Cl2 का इक्वल वो अपना वेटेज दे रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन ऑक्सीजन और आयोडीन एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन आप देखेंगे जब ऑक्सीजन जो है ये सेकेंड पीरियड का है और आयोडीन आ जाता है फोर्थ पीरियड में, तो ये कैसे भी करके आप देख सकते हो आयोडीन कितने हायर एटॉमिक मास में होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकल के आएगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से बी ऑप्शन में देखो Cl2O है और ClO2 है। अब देखो इसमें कैसे एलिमिनेट करोगे, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, इनका बराबर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, ये दोनों तो दोनों में कॉमन हो गए। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा यहाँ एक क्लोरीन आएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा। इन दोनों का क्या एटॉमिक नंबर सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल इनका इलेक्ट्रॉन काउंट ये Cl2O का ज़्यादा निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही सी ऑप्शन, ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। अब देखो I3 माइनस और IF2 माइनस, IF2 माइनस, अब इनमें भी आप उसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। तीन आयोडीन है, यहाँ एक ही आयोडीन है, 2 फ्लोरीन सेकंड पीरियड के, भाई कैसे भी करोगे कुछ नहीं हो सकता इनका, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है एटॉमिक नंबर में, लास्ट वाला ही होगा अब तो, ClO2 माइनस और ClF2 पॉजिटिव। ये देखो अब इसमें क्लोरीन क्लोरीन ये कॉमन है, ऑक्सीजन और F2, अब ये दोनों सेकंड पीरियड के, हाँ इनमें अब कंपैरिजन कराया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन काउंट क्लोरीन और क्लोरीन का बराबर आएगा, ऑक्सीजन का निकालोगे, ऑक्सीजन का आ जाएगा इसमें से ये निकल के आएगा 8 और 8 इंटू 2 प्लस का 1, और ये पे फ्लोरीन देखेंगे तो 9 इंटू में 2 और ये माइनस का 1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये 16 प्लस का 1 17 और ये 18 माइनस का 1 बराबर 17, तो ये O2 माइनस और F2 पॉजिटिव बराबर 17, Cl का बराबर ही होगा। यस, तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर सकते हो, एक एक का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करता। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये गरीब होते हैं जिनमें पैसों की कमी होती है, जैसे गरीबों को इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये ढूंढते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? फर्स्ट H पॉजिटिव, ये तो प्रोटॉन, ये तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखो अगला बी ऑप्शन में Br पॉजिटिव है और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। BF3 में ये बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही वर्क करेगा। अगला अब जो लास्ट केस बचा हुआ है NH3, इसमें लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर जो है ये एक बेस की तरह काम करता है।
ये एक बेस की तरह काम करता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये ऑप्शन सी वाला होगा। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर व्हेन। आयोनिक सॉलिड्स बिल्कुल वाटर में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज आयोनिक सॉलिड्स होते हैं पोलर। आयोनिक सॉलिड्स होते हैं पोलर और वाटर भी होता है पोलर। तो पोलर पोलर में सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन कब? पोलर अगर सॉल्युबल होना है, सॉल्युबल होने के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब पानी में जब वो डिसॉल्व होंगे तो डिसॉल्व होने पर लैटिस के टूटने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, तभी कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट। फॉर अ कंपाउंड टू बी सॉल्युबल इन एनी सॉल्वेंट लैटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। और ऑप्शंस में देखो हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम हो जाती है ना तो इनसॉल्युबल होगा, ऐसे केस में इनसॉल्युबल होगा। बराबर होने पर भी पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, बराबर होने पर पीपीटी काइंड ऑफ फॉर्म होने लगेगा। और ये सिस्टम जो है हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी इक्वल या ग्रेटर, ये भी नहीं ज्यादा ही होनी चाहिए तभी बात बनेगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये पॉलीटेक्निक लेक्चरर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हाईएस्ट लैटिस एनर्जी की बात करी गई है और हाईएस्ट लैटिस एनर्जी का केस अगर है तो अब ये देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं NaF, इनको अगर लाइन से लिखते हैं NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब इन सारे एलिमेंट्स में होता क्या है, जो भी अगर हम लैटिस एनर्जी का फैक्टर देखें, लैटिस, ये जो लैटिस एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मतलब साइज कैटायन या एनायन का जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। साइज ऑफ कैटायन और एनायन जितना ज्यादा छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो सोडियम तो हर जगह कॉमन है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सभी में Na पॉजिटिव इज कॉमन। तो नीचे आने पर आयोडीन में साइज ऑफ एनायन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज लैटिस एनर्जी के। तो नीचे आने पे लैटिस एनर्जी घटती चली जाएगी। तो ये लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो नीचे आने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होती है? NaF की होगी। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी NaF की देखने को मिलेगी, ये रही NaF की। और सबसे कम किसकी होगी? NaI की। इस तरीके से आप देख सकते हो। और दूसरा इसको आयोनिक नेचर पे भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक एनर्जी के। आयोनिक सॉलिड्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिस्कस किए। पूरे सारे ब्लॉक्स के बहुत सारे एक्सेप्शनल ट्रेंड, थर्मल स्टेबिलिटी हो, चाहे लैटिस एनर्जी हो, मेल्टिंग पॉइंट का और हाइड्रेशन स्फीयर से रिलेटेड, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के, मेटेलिक रेडियाई के, हर तरीके के हमने डिफरेंट ट्रेंड्स को डिस्कस किया है। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम नए सेशन में मिलेंगे जिसमें हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फिर जब तक आप अभी तक तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।